Why Canada? वैसे कनाडा मेरे प्लान में तो था नहीं। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स हैं हु आर हायरिंग जहाँ पे हाई डिमांड है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग? हायरिंग आप देखोगे ना इंडीड पे जाके या लिंक्डइन पे जाके तो बहुत ज़्यादा आपको हायरिंग मिल जाएगी। पे आपका मैक्सिमम 20-25 जाएगा विदाउट लाइसेंस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख ही सकते हैं आज हमारे साथ कौन है इस वीडियो में। ऑल्दो ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। अगर आप इंडिया या कहीं से भी कनाडा आ गए हैं, आने का प्लान कर रहे हैं, आपने इनका चैनल तो बिल्कुल देखा होगा और इन्होंने बहुत अच्छी एडवाइसेस दी हैं फॉर स्टूडेंट्स। बट स्टिल थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो जय, कुड यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? ठीक है, तो यार मेरा नाम जय है और मेरा चैनल का नाम है मिस्टर पटेल। अगर आपने सुना हो तो मैं वीडियोस बनाता हूँ कनाडा रिलेटेड, प्रोसेस रिलेटेड वीडियोस भी मैंने बहुत पहले बनाए थे। बट अभी मैं नॉर्मल कोर्सेज, जगहों से रिलेटेड एंड कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कभी कभी ऐसे वीडियोस भी डाल देता हूँ मैं जो बहुत ऑफेंडिंग लगते हैं लोगों को कि भाई क्या डाल दिया इसने। बट एनीवेज, सो इस तरीके का चैनल है भाई। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द गुड इंट्रोडक्शन। ही इज़ हम्बल गाइज, ही इज़ वेरी हम्बल। ओके, सो अब जैसे कि मेरा जो चैनल है वो मोस्टली मैं अराउंड बनाती हूँ जो कंप्यूटर साइंस बेस्ड स्टूडेंट्स हैं एंड ऑल्सो मिक मास्टर स्पेसिफिक। बट जैसे कि आपको पता होगा, जे इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर हियर इन कैनेडा एंड आई डोंट थिंक सो देर आर मेनी पीपल हु हैव गिवन आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन कैनेडा। तो मैंने सोचा आज इनको पकड़ ही लिया है तो इनसे भी ज़रा क्वेश्चंस पूछे जाए अबाउट मैकेनिकल इंजीनियर एंड क्या प्रॉस्पेक्ट है। तो जे, सबसे पहला ही बड़ा मुश्किल सा सवाल आपके लिए कि वाई कैनेडा फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग? वैसे कनाडा मेरे प्लान में तो था नहीं। आई वॉज प्लानिंग टू गो टू जर्मनी या फिर सेकंड ऑप्शन था यूएस। अच्छा। कनाडा तो सोचा ही नहीं था। 4th सेमेस्टर तक मेरे दिमाग में मतलब बीटेक जब कर रहा था इंडिया में तो 4th सेमेस्टर तक मेरे दिमाग में कनाडा तो था ही नहीं। तो जर्मनी का क्या है, जर्मन लैंग्वेज में सीख रहा था, चालू कर दिया था। मैं बोला ऑटोमोबाइल का सेक्टर मेन जर्मनी में है, सो वहाँ पे जाएंगे एंड वहाँ पे ही अपना एंड पैकेजेस एंड ऑल भी अच्छे थे वहाँ जो देखे थे। सो उसके बाद क्या था कि जर्मन जब सीखना चालू किया तो पता लगा भाई लैंग्वेज सीखना कितना डिफ़िकल्ट है, कितना ईजी है। सो सीखा, A1 तक गए, लगा नहीं यार ये बहुत टाइम लग जाएगा इस चीज़ में। सो इट्स बेटर कि कुछ और कर लूँ रैदर देन इतना टाइम लैंग्वेज सीखने में लगाऊँ। इससे अच्छा मैं मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ स्किल्स सीखने में लगाऊँ तो ज़्यादा मेरे को पैकेज करके देगा। देन आई वेंट टू यूएस। मैंने बोला नहीं, आई थॉट ऑफ गोइंग टू यूएस। फिर यूएस में देखा, यूएस में कोई बंदा मुझे ऐसा कोई खास लगा नहीं जो कोई फील्ड में है, ऐसे कोई काम कर रहा हो। एंड यूएस का एज वी ऑल नो कि भाई ग्रीन कार्ड का क्या सीन है, सिटीजनशिप का क्या सीन है। तो मैं बोला यार कनाडा लोग कर रहे हैं तो कनाडा चले जाते हैं पहले, PR ले लेंगे एंड देन विल थिंक ऑफ डूइंग समथिंग एल्स। सो ऐसे कनाडा आया था। ओके, सो आपने एग्जैक्टली किस फील्ड में मास्टर्स करी? आई नो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बट क्या कोई स्पेशलाइजेशन थी? एंड विंसर आपने चूज़ किया, आई नो दैट इज़ द यूनिवर्सिटी यू डिड योर मास्टर्स फ्रॉम। इसके अलावा भी कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं इन कनाडा जो आप सोचते हो कि यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छी हैं एंड पीपल कैन ऑप्ट फॉर इट? तो वैसे मैकेनिकल मैंने यूनिवर्सिटी विंसर से कराया जैसे इन्होंने कहा, एंड हमारा था मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब उसके अंदर किस तरीके का होता है कि यू कैन सेलेक्ट जो कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर एरिया, डिज़ाइनिंग हो या फिर आपको प्रॉपर टेक्नीशियन पोजीशंस में जाना है या प्रॉपर कोर मैकेनिक्स में जाना है, जैसे लेथ हो गया, मिल हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट्स भी थे। सो अगर आपको ऐसा कुछ लेना है तो वो भी ले सकते हो। बट मैंने क्या किया था, मैंने सारा एक आइडिया लिया था। डिज़ाइनिंग का एक सब्जेक्ट था ऑटोकैड, उसके अलावा मेरा लेथ वेथ से रिलेटेड भी एक सब्जेक्ट था एंड थोड़ा बहुत मैंने लिया था, सो दैट मेरे को पता लगे कि भाई यहाँ पे कौन सी फील्ड है जिसमें कम टाइम में ज़्यादा सैलरी मिल सकती है या ज़्यादा आगे जाया जा सकता है। तो मैंने इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स लिए थे और कुछ इलेक्टिव भी लिए थे। मैनेजमेंट से रिलेटेड भी एक सब्जेक्ट था मेरा शायद मेरा। एंड इस तरीके ये यूनिवर्सिटी में ये ऑप्शंस मिलते हैं। कॉलेजेस में आई डोंट थिंक आपको मैकेनिकल रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे, एक वो तो कोर ही लेके जाते हैं आपको एंड इन हैंड एक्सपीरियंस रहता है। यूनिवर्सिटी में इन हैंड से ज़्यादा क्या करते हैं वो लोग, थियोरेटिकल ज़्यादा रहता है। तो मैकेनिकल अगर आप कॉलेज से कर रहे हो तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बट जब मैं जॉब पे आऊँगा तो यूनिवर्सिटी वालों को भाई थोड़ा अच्छा पैकेज मिलता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ डिप्लोमा वालों को। ओके, तो अब जब हम ये डिस्कशन कर ही रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेट कितना कॉस्ट आ जाता है फॉर अ मास्टर स्टूडेंट टू डू अ मास्टर्स हियर इन कैनेडा? स्पेसिफिकली आप मे बी विंसर के हिसाब से बता सकते हैं। सो यूनिवर्सिटी ऑफ विंसर में मेरा लगा था अराउंड $40,000 पर सेमेस्टर। हमारा था $10,000 तो 4 सेमेस्टर थे तो $40,000, $40,000। एंड दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे तो डिपेंड करता है यार किस तरीके, एग्जैक्ट मैं कोट नहीं करूँगा गाइस, बट अगर जानना है तो आप वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जा सकते हो एंड वहाँ पे प्राइस लिखा होता है कि भाई कितना है एंड उसके हिसाब से, या तो फिर आप यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हो कि एग्जैक्ट प्राइस कितना है हमें बता दो, तो वहाँ के कोई आपको अप्रोच करके बता देता है। ओके जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अभी जैसे आप नॉर्मली आपके पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि जॉब नहीं है इन कनाडा, आए या नहीं आए। तो आप बताइए कि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर कनाडा में जॉब प्रोस्पेक्ट कैसा है, अभी कैसा है मार्केट? सो कनाडा में यार मार्केट तो है वैसे देखने जाओ तो, इट डिपेंड्स ऑन आपको कितना नॉलेज है
वो सेक्टर में, एंड लाइक वो कंपनी को वो चीज़ चाहिए कि नहीं, एज सिंपल एज दैट। हायरिंग आप देखोगे ना इंडीड पे जाके या लिंक्डइन पे जाके, तो बहुत ज़्यादा लाइक आपको हायरिंग मिल जाएगी। मिल राइट्स में मेंटेनेंस टेक्नीशियन, मेंटेनेंस मैकेनिक, उसमें पर्टिकुलर लाइसेंसेज होते हैं गाइस। वो वहाँ पे जब जाओगे तो लिखा होता है, क्वालिफिकेशंस में लिखा होता है कि हम लोग को ये चीज़ें चाहिए एंड सारा कुछ चाहिए। तो आप वहाँ पे जाओगे तो आपको पता लग जाएगा, एंड आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको क्या लेना है। बट एक चीज़ बता दूँ, अगर मैकेनिकल में आप लोग आ रहे हो तो आपको लाइसेंसेस चाहिए। विदाउट लाइसेंस यहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट। पे आपका मैक्सिमम 20-25 जाएगा विदाउट लाइसेंस। लाइसेंस होगा तो 40-45 तो मिनिमम होता है। सो ये एक फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपको पर आवर बात कर रहा हूँ, ठीक है, हमारा पैकेज ज़्यादा होता नहीं है। अगर आप मेंटेनेंस प्लानर में हो या फिर ऑफिस जॉब कर रहे हो मैकेनिकल के अंदर, तो वहाँ पे पैकेजेस होते हैं। बट हम लोग जो है वो पर आवर रहते हैं। पर आवर में क्या फ़ायदा रहता है कि ओवर टाइम मिलता है। ओवर टाइम में 1.5 टाइम्स यू गेट मनी। सो पैकेज वालों को नहीं मिलता। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है। फिर डिज़ाइनिंग में जो रहता है ना, वो लोग का भी आई होप, मतलब जितना मुझे पता है वो लोग को इतना मतलब पर आवर नहीं रहता है। ज़्यादातर कंपनीज उनको भी पैकेज ही देती है। सो ये सब जगहों पे कैसे एक लिमिटेड पैसा आपको दिखेगा, ज़्यादा नहीं। बट अगर आप मेंटेनेंस टेक्नीशियन, मैकेनिक, एचवैक या गैस टेक्नीशियन या फिर इसके अलावा भी कुछ कन्वेयर बेल्ट से रिलेटेड चीज़ें भी होती है, अगर ऐसे कोई एरिया में जाते हो तो यहाँ पे आवर्स की कोई गारंटी नहीं रहती है। जितना उनका काम है, जितना प्रोडक्शन है, उतने आपको आवर्स मिलते हैं एंड ठीक ठाक पैसा बन जाता है। इसी पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स हैं हु आर हायरिंग, जहाँ पे हाई डिमांड है फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब जॉब प्रोस्पेक्ट से अगर आप बात करें तो? अभी फ़िलहाल तो मैंने जैसे कहा मेंटेनेंस टेक्नीशियन। अब मेंटेनेंस टेक्नीशियन में यूजुअली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टफ कराते हैं थोड़ा बहुत। इतना वो डिपेंड करता है, मेंटेनेंस टेक्नीशियन 1 है, 2 है, 3 है, इसमें भी अलग अलग रहते हैं। तो 1 में हो तो पैसा भी अराउंड 22 से लेके 25 के बीच में रहता है। 2 वालों का 30 से लेके 35 के बीच में रहता है। 3 वालों का जाता है 40 के आसपास, 40-45 से बीच में। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कितना आपको नॉलेज है, कितना आपके पास टूल्स भी है। कुछ कंपनीज टूल्स भी पूछती है, लाइक आपके पास मैकेनिकल के टूल्स हैं, हैंड टूल्स, पावर टूल्स और ये सब। तो ये अगर है तो और अच्छा है, हायरिंग के चांसेस और बढ़ जाते हैं। एंड वो टूल से रिलेटेड नॉलेज हो या इस तरीके का हो तो ये सब फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये एक रहता है। उसके अलावा मेंटेनेंस मैकेनिक करके सुना होगा, बट मेंटेनेंस मैकेनिक में यूजुअली लाइसेंस मांगा जाता है। 433A रेड सील करके लाइसेंस होता है। यू नीड टू हैव दैट लाइसेंस। एंड कुछ जगहों पे अप्रेंटिसशिप भी पोजीशन, अप्रेंटिस इन द सेंस इफ़ यू डोंट हैव लाइसेंस, आप लोगों को वो पढ़ाएंगे। 4 साल का रहता है, ठीक है। कुछ आवर्स रहते हैं, उसके बाद आप लाइसेंस ले सकते हो। एंड आपको 1 दिन कॉलेज जाना होता है, ट्रेड स्कूल में जाना होता है, एंड 4 दिन आप लोग जॉब करने जाते हो। तो पैसा भी मिलता है, कॉलेज भी आप जाके इन हैंड एक्सपीरियंस भी लेते हो, इस तरीके का रहता है। एंड इंडिया में अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पे काउंट ऑन करा सकते हो। तो उससे यहाँ पे जो घंटे हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। सो इस तरीके का फ़र्क पड़ता है अगर आप लोग इसमें आना चाहते हो। उसके अलावा मैंने डिज़ाइनिंग जैसे कहा, डिज़ाइनिंग में एंसिस, कैटिया, प्रोई, सॉलिडवर्क्स, इसके अलावा एंसिस के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो आप स्पेसिफिक जानते हो। एंड कैटिया वैटिया का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इंडिया में है तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। कार से रिलेटेड डिज़ाइनिंग कर सकते हो तो अच्छा खासा पैसा मिलता है। बट एक चीज़ बताऊँ, डिज़ाइनिंग में यू नीड टू हैव रेफरेंस। विदाउट रेफरेंस जॉब नहीं मिलती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो 20-25 मिनट्स में पूरा का पूरा कार का मॉडल डिज़ाइन कर देंगे, ठीक है, उनको जॉब नहीं मिल रही है। या 6-7 मंथ से वो अनएम्प्लॉयड है बिकॉज ऑफ द रेफरेंस। उसके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है एंड वो दिक्कतें हो रही है। सो डिज़ाइनिंग में यही है। उसके अलावा एचवैक है, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। मैंने इसके बारे में भी अपनी वीडियोज़ के अंदर बात किया हुआ है। सो ये घरों के यूनिट होते हैं जहाँ पे अगर आपको इसके लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है, लेट मी बी क्लियर। बट आप क्या कर सकते हो, लाइसेंस वाले बंदे के अंडर काम कर सकते हो। थोड़ा कम पैसा देगा, सीख लो एंड अपना लाइसेंस ले लो, एंड उसके बाद आप अपना खुद का कुछ कर सकते हो या फिर कोई कंपनी के अंडर काम कर सकते हो। एंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में एक और चीज़ रहती है गाइस कि आप लोग इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, दूसरे होते हैं घरों के इलेक्ट्रिशियंस। इनके लाइसेंस अलग होते हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे हो, इस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है एंड इतने घंटे एंड ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो बेसिकली जो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि अगर आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आ रहे हो यहाँ पर, टू ग्रैब एनी जॉब आपको लाइसेंसेज इज समथिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड, एंड कंसिडरिंग आपका कहाँ पर इंटरेस्ट है एंड उसी हिसाब से आप लाइसेंसेज लेंगे। तो अभी हम जैसे ओंटारियो में हैं, आपका यहाँ का जॉब मार्केट तो समझ में आ ही गया है। बट अगर हम बाकी प्रोविंसेस की बात करें, CPC हो गया, हमारा एल्बर्टा हो गया, व्हाट आर दी जॉब प्रॉस्पेक्ट वहाँ पर फॉर अ मैकेनिकल इंजीनियर? एंड इज़ इट लाइक कि जैसे अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूँ, पूरे कनाडा में जितनी जॉब्स हैं 60% ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब इज़ विद इन ओंटारियो, एंड उसमें से 40% इज़ विद इन ग्रेटर टोरंटो एरिया। सो अगर आपको कुछ आइडिया है कि लाइक अगर बाकी प्रोविंसेस के बारे में देखें तो एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो और कहाँ पे कैसा जॉब प्रॉस्पेक्ट है? स्पेसिफिक बात नहीं करूँगा
बिकॉज स्पेसिफिक में क्या रहता है, कभी कभी इंटरनेट पे कुछ चीज़ें होती है बट इन रियलिटी चीज़ें अलग चल रही होती है, ठीक है। सो डेटा आप लोग को इंटरनेट पे देखना है अलग अलग वेबसाइट्स में, एंड उस हिसाब से वेरी करना है। बट जितना मुझे पता है, जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स है या दोस्तों को फ़ोन किया जो भी है, ब्रिटिश कोलंबिया में अल्बर्टा के अंदर बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज है, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। सो मैकेनिकल रिलेटेड ऑब्वियसली रहेगा, जहाँ पे भी फैक्ट्रीज़ है, फूड इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, ऑयल रिफाइनरीज हो, उसके अलावा शीट मेटल के प्लांट हो, जैसे हैमिल्टन आप जाओगे तो हैमिल्टन में काफ़ी सारी ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है, ठीक है। कुछ मिल्क बनाने वाली कंपनीज़ होती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज़, ब्रेड बनाने वाली, टॉर्टिलाज, इंग्लिश मफिन, ये सब बनाने वाली जो कंपनीज़ होती है, यहाँ पे ऑलवेज मैकेनिकल की ज़रूरत होती है, बिकॉज कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं, मशीनरी होती है, तो ये सबको ऑपरेट करने के लिए यू नीड टू हैव सर्टन पर्सन जिसने इससे एरिया से रिलेटेड काम किया है। तो डिमांडेड जॉब्स तो ऑब्वियसली यार, अगर आप ढंग से बैठोगे तो सस्कैचुअन पे भी आपको $45 एन आवर का जॉब मिल जाएगा ऐसी जगह पे, ठीक है। मैंने देखी है, मैंने इंटरव्यू भी दे रखा है। प्रॉब्लम ये था कि वो टाइम पे ढंग से बैठा नहीं कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं PR का किस तरीके का था, तो मेरा वो सेट बैठ नहीं पाया। सो दैट्स व्हाई आई डिडंट गो। बट अगर आप देखोगे ढंग से, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनीटोबा, वैंकूवर में इतना नहीं है फ्रेंड्स, बट इतना वो लोग मैकेनिकल के बारे में बोलते नहीं है। सो आई डोंट नो मैं क्या वैंकूवर में कैसा है, बट ये जो मैंने एरियाज़ बताया आप लोगों को, यहाँ पे मैकेनिकल का जॉब्स है। क्योंकि हम जॉब की बातें कर रहे हैं तो अब ये बताइए कि जैसे कनाडा में एक एवरेज मैकेनिकल इंजीनियर की जो सैलरी होगी, फ्रेशर को लेकर चलते हैं, एक्सपीरियंस की हम बाद में बात करेंगे। एज अ फ्रेशर जो एक एवरेज मैकेनिकल इंजीनियर कनाडा में कमाएगा, एज़ कम्पेयर टू दैट बाकी जो मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट है, जैसे आप बता रहे थे कि जर्मनी में बहुत है, तो अगर आप बाकी कंट्रीज से कंपेयर करेंगे, इज़ इट गुड पे, कम है या ज़्यादा है, मतलब व्हाट आर योर थॉट्स? ओके, सो पे के बारे में बात करें तो मैंने एज जैसे बताया आपको, लाइसेंस है और नहीं है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। बट चलो हम पकड़ लेते हैं, बेसिक ही पकड़ते हैं। इंडिया में किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप जाओगे अप्रेंटिस वाली पोजीशन पे, या तो फिर मेंटेनेंस टेक्नीशियन 1 पे जाओगे, ठीक है, बेसिक। और डिज़ाइनिंग में भी जाओगे तो जूनियर लेवल या बिगिनर लेवल डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे आप, बेसिक स्टफ, ठीक है। तो इसमें कितना रहता है यार, कि इसमें जितना मैंने देखा है, टोरंटो जैसी जगहों पे आपको $50,000 ही मिलते हैं। $40,000 से 50-60 के बीच में कहीं पर रहता है बिगिनर वालों का, ठीक है। एंड वर्कलोड ज़्यादा रहता है, बिकॉज आपको आता नहीं है, तो दे एक्सपेक्ट कि भाई ये बंदा जल्दी जल्दी सीख जाए, सो दैट्स वाई दे ऑलवेज गिव यू मोर वर्क एंड लेस मनी। सो शुरू में थोड़ा क्या बोलूँ मैं, घिसना पड़ेगा आपको, थोड़ा अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, बट देन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एज यू एक्वायर स्किल्स एंड ऑल, आपका पे 70, 80, 90, 1,50,000 के ऊपर भी जाता है। कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑल को लाइक 150 के ऊपर जाता है ये लोग का। कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली सबसे ऊपर होते हैं। लाइसेंसेज में भी अलग अलग लाइसेंस, जैसे मैंने कहा आपको, तो कॉन्ट्रैक्टर्स 12 साल 10 साल वाले जो बंदे होते हैं ना, एक्सपीरियंस वाले, ये हैवी वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी लाइक 600 वोल्ट से ऊपर का काम रहता है ये लोग का। मैं मिल राइट्स में भी जो मशीनरी होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है, उससे रिलेटेड कोई डैमेज होता है तो दे कॉल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जब वो आते हैं घंटे का, आई स्टिल रिमेंबर, कुछ 55, 60, 65 एन आवर लेते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कुछ का तो मैंने 90 एन आवर का भी सुना है, ठीक है। सो या सो 90 एन आवर इज़ नॉट बैड, राइट? या एब्सोल्युटली नॉट। सो जर्मनी की जैसे अगर बात करें तो जर्मनी के हिसाब से इज़ इट लाइक अ गुड सैलरी, या फिर वहाँ पर यूजुअली ज़्यादा वो रहता है? वो मैं एक स्पेसिफिक आपको नहीं बता सकता, बिकॉज जर्मनी का मैंने जैसे कहा आपको कि मैकेनिकल का मेरे को पहले जब आ रहा था तब रिसर्च किया था, अभी का आई डोंट नो, 2.5 ईयर्स हो चुके हैं। बट एक चीज़ कहूँगा तो यार, मैकेनिकल का जर्मनी में ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑब्वियसली, एज वी ऑल नो, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली डिमांड रहेगी। एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसा भी मिलेगा, बट एक चीज़ है भाई, टैक्स वहाँ पे इतना तो नहीं कटेगा जितना यहाँ कट रहा है। That's so true. तो ऑब्वियसली सैलरी मेरे हिसाब से वहाँ पे ऑब्वियसली सेविंग भी ज़्यादा हो पाएगी, एंड कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो। ओके जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जैसे एक मैकेनिकल इंजीनियर जब बंदा यहाँ पर आएगा, तो उनके लिए करियर ग्रोथ कैसा दिखता है, एज अ पाथ क्या है फॉर अ न्यू स्टूडेंट हियर इन कनाडा एज अ मैकेनिकल इंजीनियर? सो देखो, सबसे पहले जब आप शुरू करोगे तो कभी कभी तो क्या होता है ना, आपको बेसिक चीज़ें करवाएंगे। मैकेनिकल जब करते हो तो कचरा वचरा गिरता है ना, वो भी साफ़ करवाएंगे, ग्रीस वीस क्लीन करवाएंगे, बेयरिंग में ग्रीस करते हो वो क्लीन करना होता है, वो सब स्टफ होता है। सो बेसिक शुरू के लाइक 4 पीरियड में वो रहता है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आप कितना जल्दी कोई चीज़ एक्वायर करते हो, कितना फटफट आपको लाइक ग्रास्प कर पाते हो। बट एक पोजीशन पे आप गए, जैसे मैं, चलो मैकेनिकल में मैं सबसे ज़्यादा मिलराइट ही लेता हूँ, ये ट्रेड सबसे ज़्यादा लोगों को पता होगा, एंड टेक्नीशियन ले लो या ये सब ले लो। तो इसमें आप जैसे जाते हो, आप पहले तो फील्ड काम करते हो, ऑन फील्ड वर्क रहता है। जब कंपनी में प्रॉब्लम आता है, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई हमको कोई बंदा चाहिए, जल्दी आके रिपेयर करे। वो करा, कुछ सालों का एक्सपीरियंस लिया, उसमें आप लोग सुपरवाइज़र बन सकते हो, ठीक है। सुपरवाइज़र जब बनोगे, आपका पैकेज जाएगा
1,30,000 1,50,000 के बीच में कहीं पे कमाते हैं ये लोग, ठीक है। टोरंटो में इतना मिनिमम चलता है, ओवर टाइम करके पता नहीं कितना पहुंचता होगा। तो ये है सुपरवाइज़र का। उसके बाद इसके ऊपर होते हैं मैनेजर्स, ठीक है। तो मैनेजर ऑफिस जॉब होता है, मैनेजर में आपको कुछ भी फील्ड पे जाना इस तरीके का नहीं होता है, आपको डायरेक्ट सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना होता है एंड देखना होता है कि किस तरीके का काम काज चल रहा है, क्या क्या चीज़ों में इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। अब मैकेनिकल के अंदर ही ये तो मैंने आपको कुछ कुछ बता दिए। इसके अलावा अगर आप लोग फील्ड पे ही काम करें, जैसे मैंने पहले बताया, आप मेंटेनेंस मैकेनिक, मेंटेनेंस टेक्नीशियन फील्ड पे रहते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है कॉल करते हैं। सो उससे आपको सुपरवाइजर नहीं जाना है तो आप कॉन्ट्रैक्टर वाले बंदों के अंडर काम कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज होती है कॉन्ट्रैक्टिंग, जो जैसे ट्राईमैक ग्रुप है, ऐसे कि ये सब लोग कॉन्ट्रैक्टर्स ढूंढ रहे होते हैं, या फिर ऐसे लोग ढूंढ रहे होते हैं जो प्रोफेशनल है उनके, एंड यू नीड टू हैव 9 years 10 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप इनके अंडर काम करना चाहते हो। पैसा उतना ही मिलता है, सो वहाँ पे जा सकते हो। इनका कैसा रहता है, कुछ भी फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। कितने घंटे मिलेंगे, क्या रहता है, कुछ डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंपनी में कितना प्रॉब्लम आता है, बिकॉज ये अलग अलग कंपनीज के साथ काम कर रहे होते हैं। तो जो भी कंपनी में आपको प्रॉब्लम आता है वहाँ पे आपको भेजा जाएगा एंड यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। एंड या तो इस तरीके का रहता है। आवर्स का फिक्स नहीं रहता है, बट सैलरी पे मैंने जैसे बोला पर आवर बहुत ज़्यादा स्पाइक रहता है, 80-90 एन आवर का रहता है। सो लाइक आपके अल्टीमेटली पैकेज आपका काफ़ी अच्छा चला जाएगा ओवर टाइम। एंड हाँ, एक चीज़, 8 घंटा आप अगर आप कॉन्ट्रैक्टर वाली कंपनियों का ना पता हो तो 8 आवर्स आप डे पे काम करते हो। 8 आवर्स से 9 घंटे भी अगर करोगे ना तो वो 1 घंटा जो आपने किया 1.5 टाइम्स पे रहता है। सो 8 आवर इज़ अ लिमिट, एंड उससे ऊपर गए तो यू गेट ओवर टाइम इन अ डे। सो ये एक बहुत बड़ा ये सब कंपनीज में एडवांटेज रहता है। राइट, एंड आई थिंक ये जो ओवर पे वाला सिनारियो है दैट इज़ नॉट इन इंडिया एज फार एज आई नो, राइट। वहाँ पर तो आपको एक जॉब दिया गया है, आपको अगर स्ट्रेच करना है तो करोगे, बट दे वोंट पे यू। इंडिया में यार क्या, इंडिया में तो मैं सही बताऊँ आपको, अगर मैं इंडिया में ये चीज़ कर रहा होता तो मुझे 100% पता है मेरे को महीने का कोई 30,000 रुपीज़ देता, 30 या 50 के बीच में मैं खेलता, उससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं होने वाला था जो। और कोई ग्रोथ नहीं है यार इंडिया में, मेरे को मैकेनिकल में इतना कुछ दिखा नहीं है। आई नो पीपल जो लाइक होंडा इन ये सब में काम करते हैं, इनके है पे 1 लाख के आसपास महीने का कमा लेते, 1-1.5 लाख, बट वो काफ़ी नॉलेजेबल लड़के तब जाके 1-1.5 लाख मिल रहा है। सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आपको कितना टाइम लग जाएगा वो 1-1.5 लाख में पहुंचने में, और उससे ऊपर पता नहीं कितना जाता है। सो ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं, बट मुश्किल है। इंडिया में सीन थोड़ा अलग है, यहाँ पे सीन थोड़ा अलग है मैकेनिकल का। ओके, सो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर आकर अंडरग्रेड या ग्रेड करता है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड देन द स्टूडेंट डिसाइड कि यार मुझे ना अब कनाडा में कंटिन्यू नहीं करना है, आई वांट टू गो बैक टू देयर होम कंट्री, मे बी इंडिया, अगर इंडिया से लोग हैं तो इज़ द डिग्री बेनिफिशियल फॉर देम टू ग्रैब अ गुड जॉब इन इंडिया? लाइक अगर यहाँ पर आप से मास्टर्स कर रहे हो, है ना, अब कल को आप डिसाइड करो कि यार मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया है, आई वांट टू गो बैक एंड आई थिंक आई विल सी हाउ इट वर्क्स फॉर मी इन इंडिया। ये कहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज इंडिया में आप कौन सी कंपनी में जाते हो ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। जैसे होंडा है, ठीक है, इनके प्लांट्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और भी कंपनीज है बहुत सारी। तो इनमें कैसा रहता है कि इफ़ यू हैव गुड एक्सपीरियंस पैसा मिलता है, और दूसरी जगह की डिग्री से ज़्यादा इंडिया में क्या है ना, यू नीड टू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। काम किया होगा तो आपको जॉब तो मिल जाएगी, बट एग्जैक्ट पे नहीं बता सकता मैं, बिकॉज मैं खुद श्योर नहीं हूँ। तो इंडिया अगर आप जा रहे हो कितना मिलेगा, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हम लोगों ने बीटेक साथ में एक ही जगह से किया था, एंड पहली ही जॉब में वो लड़का महीने का 1 लाख से ऊपर कमा रहा था, 1,10,000 20,000, विच इज़ वेरी गुड इंडिया में। पहली जॉब मैकेनिकल में 1 लाख। सो ये एक फ़र्क पड़ जाता है। बट मैं कहूँ यार इंडिया मत जाओ, जाना है तो यूएस जाओ या जर्मनी चले जाओ, ठीक है। यहाँ की सिटीजनशिप लेके आप कहीं भी जाना है चले जाओ, तो वो सब जगहों पे ना कि थोड़ा बहुत आपको पैसा भी मिलेगा अच्छा खासा, एंड बेनिफिट भी रहेगा। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो रैप अप करते हैं, बट जाने से पहले ऑब्वियसली आपको इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, अब आपने इतने लोगों से मिले भी हो आप, जस्ट गिव मी योर टॉप 3 एडवाइस फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू कम टू इंडिया, कि यार ये 3 चीज़ें, हु आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा, कि यार ये 3 चीज़ें हैं जो आप फॉर श्योर एडवाइस करना चाहोगे। सो नंबर 1 यार, जब भी पढ़ते हो ना तो पार्ट टाइम भी मैं तो कहूँ ऐसी जगह पे ढूंढो जहाँ पे आपको आगे जाने का कोई प्लान दिख रहा हो, ठीक है। जैसे मेरा कंस्ट्रक्शन या इलेक्ट्रिशियन ये सब में था, तो जब से आया हूँ तब से इनके पीछे पड़ा हुआ था मैं, इंटरनेट से कॉल कर रहा था ये लोगों को कि भाई मेरे को ले लो, कोई कुछ आता नहीं है मुझे, आप ले लो, मैं फटफट सीख जाऊँगा, आपको जितना पैसा देना है दो, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, ऐसी बात करता था मैं उनसे। एंड कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिला कि भाई हम आपको पे नहीं देंगे, विल पे यू, आप करो बेसिक चीज़ें। बट हुआ क्या कि वो टाइम में ना बहुत कुछ ऐसा पता लगा जो मेरे को पता ही नहीं था इंडिया में, उनके साथ काम करते करते। सो ये एक टिप दूंगा, पार्ट टाइम में डोंट वर्क एट टिम हॉर्टन्स
एंड ये जो सबवे एंड ये सब में यार अगर आपका प्लान है जाने का तो ठीक है, वरना कोई वर्थ नहीं बनता है, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन होटल एंड ऑल। मैकेनिकल में जाना है तो इसमें जाओ, कंस्ट्रक्शन वालों को फ़ोन करो, ये सब में जाके देखो इलेक्ट्रिक का कैसा काम रहता है, कंपनीज़ को कॉल करो, पार्ट टाइम वाले कल्चर में जाओ, इस तरीके का देखो। नंबर 2, जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो हैंड्स ऑन अगर लैब्स हैं, मैं हमेशा कहता हूँ लैब है तो उसमें टूल्स पड़े होते हैं, मिल मशीन हो, लेथ हो, या फिर कोई भी तरीके का ड्रिलिंग मशीन हो। ड्रिलिंग में भी कैसा है, लोगों को लगता है कि हम भाई समझ के बैटरी डाल दी अंदर, ड्रिल चालू कर दे, ऐसा नहीं होता है। आप जब स्क्रू कोई दीवार के अंदर ड्रिल भी करते हो तो वो स्क्रू सीधा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है ना, वो दूर से देख के कोई प्रोफेशनल बंदा आपको बता देगा कि भाई ये कितना इसको आता है, ठीक है। तो थोड़ा प्रोफेशनली बिहेव करें। यूट्यूब पे भाई ऐसे लोगों को फॉलो करो जो ये चीज़ों में एक्सपर्ट है। यूट्यूब पे बहुत कुछ है, पीएलसी से रिलेटेड है, मैकेनिकल में पीएलसी भी आप कर सकते हो अगर करना है तो, ठीक है। तो ये सब सेक्टर्स के अंदर आप जाते हो तो यूट्यूब पे बहुत कुछ है। मेक श्योर यू वॉच सच पीपल। अगर आपको प्लान है तो डोंट वेस्ट योर टाइम वॉचिंग अदर पीपल जो कुछ और ही बता रहे हैं। सो ये एक चीज़ कहूँगा, एंड अपने आप को सराउंड करो ऐसे लोगों से जो आपके एरिया में जाना चाहते हैं। सो धीरे धीरे क्या होता है ना, 24 घंटा व्हेन यू थिंक, टॉक एंड वही बिहेव करते हो ना, तो एक टाइम के बाद आपके खून में ही वो चीज़ें आने लग जाती है। आफ्टर 6-7 मंथ्स आपको दिखेगा यार ये क्या हो गया। ट्राई टू बी विद सच पीपल जो प्रोफेशनल है एंड आगे है, नॉट विद पीपल जो सीख रहे हैं, राइट। यही था बस, सिंपल है। बहुत कुछ था। थैंक यू सो मच जे फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सो आई रियली होप गाइज आप लोगों को बहुत सारा आइडिया मिला होगा। एंड ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कुछ भी क्वेश्चंस पूछना, यू नो whom टू स्पैम कर देना बिल्कुल अच्छे से, बढ़िया से। सो या, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।